हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटीएफ की सेकंड यूनिट इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ को समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म समझना पड़ेंगे। इसमें आपका पहला टर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी टाइम पीरियड में कोई भी कंट्री जितना एक्सपोर्ट करती है और जितना इंपोर्ट करती है, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू में डिफरेंस होता है वो होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया 100 रुपये का सामान और इंपोर्ट किया 50 रुपये का सामान, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 50 रुपये, ये हो गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये एग्जाम्पल के लिए लिया है, 100 रुपये 50 रुपये में ट्रेड नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं? एक्सपोर्ट हमने 100 रुपये का किया है, इंपोर्ट किया है 50 रुपये का, तो एक्सपोर्ट अपना ज़्यादा है। अगर अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमें क्या होगा? ट्रेड सरप्लस होगा, मतलब फ़ायदा होगा। वहीं अगर इंपोर्ट 100 रुपये का है और एक्सपोर्ट हमने किया होता कितने का? एक्सपोर्ट किया है हमने 100 रुपये का और इंपोर्ट किया होता 200 रुपये का, तो ये क्या हो जाता? 100 रुपये का हमें क्या हो जाता? घाटा हो जाता। वही इन्होंने यहाँ कहा है, यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होगा, इसे हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा तो ये होगा आपका नेगेटिव बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार घाटा। तो क्या होता है? जिन देशों को व्यापार में डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिनका नेगेटिव होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट नहीं करते। अब आप ही सोचिए, यदि आपको किसी बिजनेस में फ़ायदा नहीं होगा तो आप उसे क्यों करना चाहेंगे? तो जिन कंट्रीज को डेफिसिट होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट नहीं करती। वहीं इसके उल्टे जिन देशों में ट्रेड सरप्लस होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। इससे दो नई थ्योरीज का जन्म होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब होता है जो आपका इकोनॉमिक वेलफेयर होता है उसको इन्हांस करना। मतलब जिन देशों को ट्रेड सरप्लस होता है उनका मानना ये होता है कि भले ही शॉर्ट टर्म में ट्रेड डेफिसिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ट्रेड सरप्लस ही होगा। ये मान के चलती हैं कि ट्रेड हमेशा, इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा बेनिफिशियल होता है। उसी के अपोजिट प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है? जो जिन कंट्रीज को डेफिसिट होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट नहीं करते, ये बताया आपको। अब अगर उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड रोकना है तो वो क्या करेंगे? इंपोर्ट कम करने की कोशिश करेंगे। और इंपोर्ट कम कैसे होगा? वो अपने देश में क्या करेंगे? टैरिफ बढ़ा देंगे। उन्होंने लिखा है, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपनीज विद द हेल्प ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब वो क्या करेंगे? अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को बढ़ा देंगे। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है? वो जो भी उनके यहाँ इंपोर्ट होता होगा उस पर टैक्सेस इम्पोज कर देंगे कि इंपोर्ट कम से कम हो, ताकि उन्हें घाटा ना हो। और दूसरा क्या कर सकते हैं? वो नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ा सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर कैसे बढ़ाएंगे वो? ये 3 तरीके। या तो वो इंपोर्ट कोटा लगा देंगे कि वो निर्धारित कर देंगे कि कोई भी कंपनी एक साल में इतना ही सामान इंपोर्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। या वो क्या करेंगे? जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सस्ते मिलें तो लोग उन्हें ज़्यादा खरीदें। तीसरा, वो डोमेस्टिक रेगुलेशन लगा सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एनवायरमेंटल या हेल्थ इशू के बेसिस पे, ताकि इंपोर्ट कम से कम हो। तो ये 2 तरीके से वो प्रोटेक्शन करते हैं अपनी डोमेस्टिक कंपनीज का, टैरिफ बैरियर से और नॉन टैरिफ बैरियर से।
क्या हुआ कि 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो सभी देश इस कोशिश में लग गए कि उस डिप्रेशन का असर उन पर ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लिया। उन्होंने सबने अपने टैरिफ बढ़ा दिए। इसी समय यूएसए ने एक एक्ट बनाया, स्मूथ हॉले एक्ट 1930। इसमें उन्होंने अपने यहाँ सारे टैक्सेस, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल रुक जाए। अब अमेरिका ने ऐसा किया तो सारे देश ऐसा करने लगे और सबके बीच में एक टैरिफ बार छिड़ गया और इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो सबको दिक्कत होगी, क्योंकि हर देश हर प्रोडक्ट में तो एडवांटेज नहीं रखता। तो सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि कॉन्फ्रेंस करते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। ये एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 3 प्रपोजल दिए गए मेनली। पहला प्रपोजल था IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा IVRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस में IMF का प्रपोजल पास हो गया, IBRD का भी प्रपोजल पास हो गया। लेकिन जब बात ITO की आई तो 1948 में इसका ड्राफ्ट बनाया गया, हवाना चार्टर कहते हैं उसे। जब ये चार्टर बना तो इस पे 53 देशों ने साइन कर दिए, लेकिन अमेरिका ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। अब 2 रास्ते थे देशों के पास, या तो वो ITO फॉर्म कर दें, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दें बिना अमेरिका की मर्ज़ी के, या फिर इस प्रपोजल को हमेशा के लिए रद्द कर दें। तो उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि अमेरिका की मर्ज़ी के बिना ये प्रपोजल पास किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड तो अमेरिका से ही होता था उस वक्त। तो उन्होंने इस प्रपोजल को रद्द कर दिया। तो अमेरिका ने सुझाव दिया कि जब तक ITO फॉर्म नहीं बन रहा है या कोई भी ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रही है, तब तक हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। और ये एग्रीमेंट बना GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मतलब ये एग्रीमेंट था जो टैरिफ और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। ये समझ लेते हैं कि पॉइंट। लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मैनी कंट्रीज हुज ओवरऑल पर्पज वाज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स। ये हम पढ़ ही चुके हैं। क्यों बनाए GATT? ताकि जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, टैरिफ या नॉन टैरिफ, उनको कम करके या ख़त्म करके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। राइट, ये केवल एक लीगल एग्रीमेंट था बस। 30 अक्टूबर 1947 को 23 कंट्रियों ने ये साइन किया था जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट था जब तक कि ITO ना बन जाए, लेकिन इसने 47 साल तक काम किया जब तक हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बन गया। इसमें जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थीं उनको हम बोलते थे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, मेंबर नहीं बोलते थे, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये केवल एक एग्रीमेंट था। ये जो एग्रीमेंट था ये लिमिटेड था टैरिफ बैरियर रिमूव करने के लिए, और वो भी केवल गुड्स में। सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं थी और ना इसमें नॉन टैरिफ बैरियर इंक्लूड थे। और एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल भी, जो ट्रेड एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल में होता था, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं था। सबसे ज़्यादा बड़ी कमी इसमें ये थी, इसमें एक प्रोविज़न था, प्रोटोकॉल फॉर प्रोविज़न एप्लीकेशन। इसमें क्या था आपका, कंट्रीज वर फ्री टू इम्प्लीमेंट ओनली दोज प्रोविजंस विच डू नॉट वायलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ देयर कंट्री। स्पेशल प्रिविलेज वाज नोन एज ग्रैंडफादर्स राइट। क्या हुआ इसका मतलब,
यदि किसी देश में पहले से कोई नियम है ट्रेड के बारे में, यदि ये गेट के किसी प्रोविज़न से वो वायलेट हो रहा है, तो हर देश के पास ये ऑप्शन था कि वो प्रोविज़न ना माने। मान लीजिए जैसे किसी कंट्री में, कोई कंट्री है सी, उसमें नियम है कि ट्रेड यूनियन बनती हैं, राइट। लेकिन गेट में नियम बना दिया कि ट्रेड यूनियन नहीं बनेंगी। तो कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉ में ट्रेड यूनियन बनती हैं, लेकिन गेट में नहीं बनती। तो ये कंट्री के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपना नियम फॉलो करें, ये गेट का नियम ना माने। इसको बोलते थे ग्रैंडफादर्स राइट। जैसे अपने घर में भी होता है, जब दादाजी ने कोई नियम बना दिया तो पिताजी का नियम तो नहीं चलेगा ना उस मैटर में। वही सेम यहाँ पे है। अब आती है बारी अपनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। WTO फॉर्म हुआ था गेट के 8th राउंड में। जो गेट था पहला हमारा, उसमें राउंड होते थे, मीटिंग नहीं होती थी। तो जो आखिरी राउंड था 8th राउंड, उसको उरुग्वे राउंड कहते हैं, उरुग्वे में हुआ था वो। उसमें WTO के फॉर्मेशन की बात मान ली गई, और साथ ही सर्विसेज, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के इंक्लूजन को भी मान लिया गया। तो ये WTO क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। जो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होगा, उसके बारे में सारे नियम कानून WTO डिसाइड करेगा। ये आपका ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 में अंडर माराकास एग्रीमेंट। ये माराकास एक मोरक्को में जगह है, और ये साइन किया था 123 कंट्रीज़ ने। इसने रिप्लेस किया, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसने रिप्लेस किया था 47 ईयर्स ओल्ड गेट को। मतलब WTO है वो किस एग्रीमेंट का सक्सेसर है? तो ये गेट का सक्सेसर है, गेट के बाद बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो एजेवेडो थे, जिन्होंने 31 अगस्त 2020 को रिजाइन कर दिया है, और ये फ़िलहाल सीट खाली है। इसमें 164 कंट्रीज़ हैं, और जो लास्ट कंट्रीज़ हैं, सबसे नए मेंबर हैं, वो हैं आपके लाइबेरिया और अफ़गानिस्तान, जो 2018 में बने थे। इंडिया इसका मेंबर तब से है जब से WTO फॉर्म हुआ। गेट में कुछ कमियां होंगी तभी WTO बना। तो गेट में कौन कौन सी कमियां थी पहले भी पढ़ चुके हैं हम। इसमें क्या था? केवल टैरिफ बैरियर इंक्लूड थे। तो इससे क्या हुआ, देशों के ऊपर एक पाबंदी लग गई कि वो टैरिफ बैरियर नहीं बढ़ा सकते। तो उन्होंने क्या किया, नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो गेट का जो पर्पस था वही फेल हो गया। दूसरा, शिफ्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टू सर्विसेज। अब क्या था, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनने कंपेरेटिव एडवांटेज का फ़ायदा लिया, और वो गुड्स में डील करने के बजाय सब सर्विसेज में ज़्यादा डील करने लगे। और सर्विसेज में डील करने लगे तो वहाँ वो फ्री थे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ाने के लिए। थर्ड रीज़न था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनकी डिमांड थी कि ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को शामिल कर लिया जाए। ये 3 रीजन थे जिनकी वजह से WTO बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ गेट फेल हो रहा था। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज चाह रही थी कि सर्विस इसमें इंक्लूड हो जाए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाए, जबकि डेवलपिंग कंट्री चाह रही थी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंक्लूड हो जाए। तो ये ग्रैंड बार्गेन की सिचुएशन आ गई। इसमें क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने मान लिया कि हम एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को इसमें इंक्लूड कर लेंगे WTO में, और डेवलपिंग कंट्री ने अलाउ कर दिया कि आप सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को WTO के अंदर लागू कर दें। तो इस तरह से हमारा WTO फॉर्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक है
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ WTO। इसके 3 प्रिंसिपल हैं। पहला है रेसिप्रोसिटी। इसका क्या मतलब है? यदि एक देश दूसरे देश के लिए अपने ट्रेड बैरियर कम कर रहा है तो दूसरे देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश में भी ट्रेड बैरियर कम करें। सेकेंड है मोस्ट फेवर्ड नेशन। यदि कोई एक देश किसी पर्टिकुलर देश को फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रहा है, उसके लिए ट्रेड बैरियर कम कर रहा है, तो उसे बाकी सभी देशों के लिए भी वो ट्रेड बैरियर कम करने पड़ेंगे। मतलब WTO के अंदर जो देश आते हैं वो किसी पर्टिकुलर देश को फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दे सकते। तीसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके देश में फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, जो इम्पोर्ट होके आते हैं, उन्हें आप डोमेस्टिक गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब कि आप ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिससे उन प्रोडक्ट्स को नुकसान हो। तो ये आपका ये WTO ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, जो आपकी सेकेंड यूनिट का सेकंड पार्ट है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।